बड़ी खबर इस वक्त की, बैंकों की हड़ताल। आज और कल बैंक बंद रहेंगे। बैंक कर्मचारी हड़ताल पर हैं। श्रम संगठनों ने इस हड़ताल का आह्वान किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, रिजर्व बैंक, व्यावसायिक बैंक और बीमा कर्मी भी हड़ताल में शामिल होंगे। रिजर्व बैंक में सुबह 10 बजे बैंक कर्मी प्रदर्शन करेंगे। बैंक और बीमा कर्मी श्रम संगठनों के साथ शहीद स्मारक पर जमा होंगे। प्राइवेट बैंकों में कामकाज जारी रहेगा। श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ शहीद स्मारक पर यह प्रदर्शन किया जाएगा। बड़ी खबर, बैंक हड़ताल। श्रम संगठनों ने इस हड़ताल का आह्वान किया है। आज और कल बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। रिजर्व बैंक, व्यावसायिक बैंक, बीमा कर्मी हड़ताल पर रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर। तो परेशानी हो सकती है आपको। आज और कल बैंक कर्मचारी हड़ताल पर हैं। हड़ताल का आह्वान श्रम संगठन ने किया है और 2 दिनों तक आपको कुछ परेशानी जरूर हो सकती है। रिजर्व बैंक में सुबह 10 बजे बैंक कर्मी प्रदर्शन करेंगे। और अब बात कोल्ड अटैक की। मरुधरा में कोल्ड अटैक लगातार जारी है। प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वतीय पर्यटन नगरी माउंट आबू में तापमान 4 डिग्री लुढ़ककर 3 डिग्री पर जा पहुंचा। जोधपुर में लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वहीं दौसा में सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा। कोहरे के चलते रेल और सड़क यातायात भी प्रभावित हो रहा है। वहीं रतनगढ़ में ठंड से सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों को हो रही है। 4 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर माउंट आबू, जोधपुर, दौसा और रतनगढ़ की। सूबे में कोहरा ही कोहरा। शीतलहर से सिहर उठे। गिरा पारा, छुटी कपकपी। जनवरी में सर्दी जमा रही है। ये मौसम का ठंडा मिजाज है। प्रदेश की इन तस्वीरों में सर्दी का सितम साफ साफ दिखाई दे रहा है। सूबे में मौसम का ट्रिपल अटैक जारी है। कोहरा रफ्तार पर ब्रेक लगा रहा है। ठंड जमा रही है और शीतलहर सितम ढा रही है। मौसम के बिगड़े मिजाज के आगे इंसान भी बेबस नजर आ रहा है। माउंट आबू में तापमान गिर रहा है और घना कोहरा सब कुछ छिपा रहा है। तो जोधपुर शहर भी सर्दी से जमा जा रहा है। कोहरे की चादर में लिपटा नजर आ रहा है। लोग घरों में कैद हैं और जो बाहर हैं वो अलाव जलाकर सर्दी से बचाव कर रहे हैं। दौसा में सर्दी और कोहरा दम निकाल रहा है। कोहरे से रेल और सड़क यातायात भी प्रभावित हो रहा है। कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं और सड़क पर ट्रैफिक जाम जैसे हालात हैं। रतनगढ़ में सर्दी का अटैक अन्य दिनों के मुकाबले कुछ ज्यादा ही है। हल्की बूंदाबांदी के बाद शीतलहर का प्रकोप और बढ़ गया है। गिरते तापमान से क्या बड़े और क्या बच्चे सब सिकुड़े सिकुड़े नजर आ रहे हैं। कोटा में भी ठंड और घना कोहरा कहर ढा रहा है। यहाँ भी पारा गिर रहा है। दिन ब दिन विजिबिलिटी कम होती जा रही है। वहीं सीकर में भी न्यूनतम तापमान से लोग सिहर रहे हैं। यहाँ तापमान 1.6 डिग्री दर्ज किया गया। वाहन चालक डिपर जलाकर गाड़ियां चला रहे हैं। तो राजसमंद का हाल भी अन्य जिलों से जुदा नहीं है। यहाँ भी शीतलहर का प्रकोप बदस्तूर जारी है। सर्दी का सितम सबसे ज्यादा किसानों को प्रभावित कर रहा है। ठंड की वजह से पपीता, टमाटर और बैंगन की फसलें खराब हो गई हैं। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टरबेंस बढ़ती ठंड की असली वजह है। ये सर्दी अगले कुछ दिनों तक और भी सताएगी। ऐसे में जब तक जरूरी ना हो बाहर ना निकलें और बाहर जाएं तो खुद को सर्दी से बचाने के लिए पूरी सावधानी अपनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। तो मरुधरा में कोल्ड अटैक और इस अटैक से बचाव के लिए क्या कर रहे हैं मरुधरा वासी, ये जान लेते हैं। सतवीर सिंह मेरे सहयोगी राजधानी जयपुर से हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। सतवीर, कोल्ड अटैक, सर्दी से बचाव के लिए जतन लोग कर रहे होंगे, प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी से जुटा हुआ होगा। क्या कुछ मौसम कहता है राजधानी का और प्रदेश का, और क्या कुछ इस सर्दी से, इस कोल्ड अटैक से बचाव के लिए प्रदेशवासी जतन कर रहे हैं? सतवीर।
बिल्कुल। राजधानी के अगर मौसम की बात करें तो जो सर्दी के मिजाज हैं वो केवल तीखे नज़र आ रहे हैं और ये मिजाज राजधानी जो वासी हैं उन पर भारी पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं और लगातार सर्दी के तेवर तो तीखे ही हैं और इसके साथ ही कोहरा भी एक आफत का सबब है वो बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि राजधानी की अगर हम बात कर लें तो कोहरा अभी भी छाया हुआ है और ये कोहरा परेशानी का सबब इसलिए बना हुआ है क्योंकि जो वाहन चालक है उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वो अपने वाहन चला नहीं पा रहे हैं और ख़ास तौर पर जो दुर्घटना है उनके भी बढ़ने की जो आशंका है वो ज़्यादा हो गई है, जिसके कारण से जो लोग हैं वो ज़्यादातर अपने वाहन को साइड में ही खड़ा कर रहे हैं। इसके साथ ही राजधानी अगर जयपुर की बात करें तो जिस तरीके से 3-4 दिनों में जो तापमान में गिरावट आई है उससे सर्दी के जो तेवर हैं वो तीखे हुए हैं और जो सर्दी के मिजाज हैं वो भी बड़े हैं। अभी 2-3-4 दिन में लगातार जो सर्दी है वो बढ़ रही है और आगामी आने वाले दिनों में सर्दी के जो तेवर है वो और तीखे देखने को मिल सकते हैं। जो जयपुर राइट्स है और गुलाबी वासी हैं वो इस गुलाबी सर्दी का जो कहर है वो भी यहाँ पर झेलने को मिलेगा। लेकिन खासतौर पे इंतज़ाम की अगर बात कर ले तो यहाँ पर जो रेन बसेरे हैं वो भी यहाँ पर लगाए गए हैं जिला प्रशासन की ओर से, ताकि किसी तरह के जो बाहर के अगर कोई लोग आते हैं और ख़ासतौर पे जो गरीब लोग हैं जिनके रहने की कोई सुविधा नहीं है तो वो यहाँ पर आराम से यहाँ पर सर्दी से बचाव कर सके। जगह जगह जो लोग हैं वो अलाव जलाते हुए नजर आ रहे हैं। अलाव जलाकर जो इस सर्दी के सितम को दूर करने का जो प्रयास है वो यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन जो सर्दी है वो लगातार बढ़ रही है जिसके कारण से परेशानी जरूर बनी हुई है, लेकिन लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही इस सर्दी से उन्हें निजात यहाँ पर मिलेगी। लेकिन खासतौर पर जो कोहरा है वो भी यहाँ पर परेशानी का जो सबब है वो बना हुआ है। जी सतवीर, बात करें अगर उस खास वर्ग की जिससे पूरा देश जुड़ा हुआ है, अन्नदाताओं की अगर बात करें, किसानों की बात करें, कितना असर इस मौसम का अन्नदाताओं पर? जी बिल्कुल, इसका असर देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से जो फसलें हैं वो खड़ी हुई है और जिस तरीके से जो चादर है बर्फ़ की वो भी जगह जगह बनी है। शेखावटी इलाके की अगर बात कर ले तो वहाँ पर भी जो पारा है वो लगातार गिरावट आई है जिसके कारण से जो परेशानी है वो बनी हुई है। किसानों के लिए भी थोड़ी परेशानी बनी हुई है, उनके चेहरे पर जो परेशानी है वो भी साफ तौर पर देखी जा सकती है। लेकिन उम्मीद ये की जा सकती है कि जल्द ही जो ये सर्दी के सितम से लोगों को निजात यहाँ पर मिलेगी। लेकिन अभी लगता नहीं है कि आगे आने वाले दिनों के अंदर ये सर्दी के जो सितम है वो कम होने वाले हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने भी कहा है कि कुछ और दिन जो सर्दी के जो तेवर है वो लोगों को यहाँ पर झेलने पड़ सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी लोग तरह तरह से जो जतन करके इस सर्दी को भगाने के यहाँ पर प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। जगह जगह जहाँ रेलवे स्टेशन की बात कर ले तो वहाँ पर भी रेन बसेरे लगाए गए हैं। इसके साथ ही जो मोतीडूंगरी रोड है वहाँ पर भी रेन बसेरे लगाए गए हैं। जगह जगह रेन बसेरे लगाकर लोगों के लिए सुविधा जरूर की गई है, लेकिन इसके बावजूद भी जो रेन बसेरे हैं वो भी सर्दी के तेवर को कम नहीं कर पा रहे हैं। उम्मीद की जा सकती है कि जल्दी लोगों को सर्दी के जो तेवर है उनसे निजात यहाँ पर मिलेगी, लेकिन आगामी कुछ दिनों तक मौसम विभाग की माने तो कुछ परेशानी जरूर बनी रह सकती है। सतीश, आप बता रहे हैं रेलवे स्टेशन पर भी रैन बसेरे लगाए गए हैं। अगर रेलवे यातायात की बात करें, हवाई यातायात की बात करें, क्या कुछ हाल इस कोहरे का, क्या कुछ असर इस सर्दी का इस यातायात पर पड़ा है? बिल्कुल, यातायात पे खासतौर पे कोहरे का असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जहां सड़क यातायात की बात करें तो लोग अपने वाहनों की जो लाइट है वो जलाकर यहां पर निकल रहे हैं, क्योंकि बिना अपने जो वाहन की लाइट बिना जलाए वाहन सफ़र करना बहुत मुश्किल यहां पर होने को हो रहा है, क्योंकि सामने कुछ दिखाई नहीं देता है। जिसके कारण से अगर हाईवे की बात करें तो हाईवे पे जो काफ़ी दुर्घटनाएं कोहरे के कारण ही सामने आई है और इसी कोहरे ने कई लोगों की जो जान है वो ले ली है। उम्मीद की जा सकती है कि ये जल्द जो कोहरा है, मेरे सहयोगी उदयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। उदयपुर की भी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, क्या कुछ हाल यहाँ के हैं, क्या कुछ जतन यहाँ के लोग कर रहे हैं। कपिल, सर्दी से बचाव के लिए उदयपुर वासी क्या जतन कर रहे हैं? झीलों की नगरी में क्या नजारा? बिल्कुल सुमित, देखिए लेक सिटी उदयपुर में भी सर्दी के तेवर बेहद तीखे हैं और यहाँ पर भी सुबह और शाम का वक्त ऐसा है जबकि तापमान में काफी ज्यादा गिरावट देखी जाती है, जिसके चलते लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि दोपहर की बात करें तो दोपहर में पारा चढ़ता है और ऐसे में लोगों को कुछ राहत जरूर मिलती है, लेकिन दिन शाम और सुबह लोगों को बड़ी परेशानी होती है। लोगों को अपनी दिनचर्या में परिवर्तन करना पड़ता है। कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप देखिए कि लोग यहाँ पर
जो मॉर्निंग वॉक करने निकलते हैं या फिर जो अपने घर से निकलते हैं वे पूरे इंतजाम करके निकलते हैं ताकि वे सर्दी से राहत प्राप्त कर सकें। पूरी तरह से कवर होकर लोग अपने घरों से निकल रहे हैं ताकि सर्दी से जो परेशानी उन्हें हो रही है उससे निजात मिल सके। तो लेक सिटी उदयपुर में भी सर्दी बेहद ज्यादा है। करीब रात के तापमान की बात करें तो 60 डिग्री सेल्सियस का तापमान रात का दर्ज किया जा रहा है। तो वहीं आज अगर दोपहर की बात करें तो जो संभावना है करीब 23 डिग्री तापमान दोपहर में दर्ज किया जाएगा। तो यही तापमान पिछले 10 दिन से लगातार मेंटेन हो रखा है। इसके चलते लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और लोग सूर्य देवता से ये भी आस लगाए बैठे हैं, जो प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सूरज की जो रोशनी है वो तेज हो, लोगों को इस भीषण हाड़ कपाती सर्दी से। चलिए, शुक्रिया कपिल तमाम जानकारी के लिए। सतवीर, आपका भी शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। जयपुर से सतवीर सिंह और उदयपुर से कपिल शिमाली हमारे साथ जुड़े और बताया मरुधरा में कोल्ड अटैक की तस्वीरें दिखाई। उन्होंने बताया कि इस तरह से जतन यहां पर लोग इस सर्दी से बचाव के लिए करते हुए नजर आ रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सर्दी के सितम की ही बात कर रहे हैं। सर्दी के सितम के बाद अब बात कर लेते हैं स्वाइन फ्लू की। प्रदेश में स्वाइन फ्लू का भी कहर लगातार जारी है। यहां स्वाइन फ्लू से सोमवार को 2 लोगों की मौत हो गई। फ्लू से जोधपुर में 1 और नागौर में भी 1 मौत हुई है, जिसके बाद अब प्रदेश में स्वाइन फ्लू से मरने वालों की संख्या 8 हो गई है। जबकि प्रदेश में सोमवार को ही स्वाइन फ्लू के 64 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। जयपुर में 25 और जोधपुर में 24 नए केस सामने आए हैं। कुल मिलाकर प्रदेश में अब तक 220 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। न्यूज 18 भी आप लोगों से यही अपील कर रहा है कि स्वाइन फ्लू से न डरें और इसके लक्षण सामने आने पर डॉक्टर से जल्द मिलें और इलाज करवाएं। वहीं प्रदेश में स्वाइन फ्लू के बढ़ते प्रकोप के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान आया है। उन्होंने कहा कि स्वाइन फ्लू की रोकथाम को लेकर सरकार गंभीर है। स्वाइन फ्लू हर 3 साल के अंदर एक साइकिल चलती है, जो WHO भी कहता है कि हर 3 साल में साइकिल चलती है, उस पर इसका उठाव होता है। फिर भी हमने टीमें भेजी है, पाली में, जोधपुर में, सब जगह भेजी थी और पूरी मॉनिटरिंग हो रही है। फॉर्चुनेटली जब स्वाइन फ्लू शुरू हुआ था तो एक भी लैब नहीं थी राजस्थान के अंदर। एक डेजर्ट मेडिसिन सेंटर जोधपुर के अंदर है केंद्र का, एक लैब वहाँ पे थी, वरना हमारे जो सैंपल होते थे पूना जाते थे, दिल्ली जाते थे। आज स्थिति है कि तमाम सैंपल की जांच 24 घंटे में है। अधिकांश संभागीय मुख्यालय पर, अधिकांश जगह पर लैब खुल चुकी है। इस प्रकार की व्यवस्था कर रखी है। डॉक्टर्स लोग बहुत इसमें सचेत हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। फिर भी केसेस बढ़ रहे हैं, ये मैं स्वीकार करता हूँ। और जब तक जनता साथ नहीं देगी इसमें, जब तक खाली डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएंगे। इसमें अवेयरनेस का बहुत बड़ा मुद्दा होता है कि सर जनता को खुद को चाहिए, आम जनता को भी, आम व्यक्ति को भी, जैसे ही उसको सिम्टम्स मिले सर्दी के जुकाम के, उसको चाहिए इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाए। सिंपल दवा होती है टैमीफ्लू लेने की, बाजार में मिलती है, फ्री मिलती है सरकारी अस्पतालों के अंदर। मोदी सरकार ने सवर्णों को 10% आरक्षण देने का फैसला कर बड़ा दांव चला है। तो वहीं राजस्थान में सवर्ण आरक्षण का मामला पिछले 2 दशक से चला आ रहा है। सवर्णों को केंद्रीय कैबिनेट ने 10% आरक्षण देने के फैसले को मंजूरी दे दी है, लेकिन राजस्थान में 2 दशक से सवर्ण आरक्षण का मामला चला रहा है। सीएम अशोक गहलोत ने सवर्ण आरक्षण को 20 साल पहले प्रदेश कांग्रेस की शुरुआत बताया है और सवर्णों को 10% के बदले 14% आरक्षण देने की बात कही। तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर सवर्ण आरक्षण को लेकर अनदेखी करने का आरोप लगाया है। पूरे देश के अंदर पहली सरकार हमारी थी 98 के अंदर, जिसने 14% आरक्षण दिया था ईबीसी को, जो आर्थिक रूप से कमजोर थे, उनको देने का प्रस्ताव कैबिनेट का मेरे वक्त में था, जब मैं मुख्यमंत्री था 98 से 2003 तक। अब भी मैं चाहूँगा कि उनको 10 नहीं 14% की जो मांग थी उसके आधार पर फैसला करना चाहिए, संविधान में संशोधन करना चाहिए तत्काल। 2008 में राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी और उसने पहली बार 14% आर्थिक पिछड़ा वर्ग के और 5% एसबीसी का एक संयुक्त बिल लेकर के आई, जिसको 1 साल तक कांग्रेस की सरकार 2008 के दिसंबर में बन गई थी।
वहीं सवर्णों को आरक्षण देने के फैसले पर सामाजिक संगठनों का कहना है कि गरीबों को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन इस पर सिर्फ सियासत होती आ रही है। हमारा शुरू से मानना है कि वास्तविक हकदार को आरक्षण का लाभ मिले और जो ही वो संपन्न हो उसको आरक्षण के परिधि से बाहर किया जाता रहे, ताकि वास्तविक हकदारों तक आरक्षण का लाभ जल्दी से जल्दी पहुंचता रहे। लेकिन कोई सरकारें वास्तविक पिछड़ों को और दलितों को, गरीबों को आरक्षण का लाभ देना नहीं चाहती हैं। मैं चाहता हूं कि इन्होंने अगर ईमानदारी से ये कदम उठाया है तो ये आगे तक अपनी परिणति तक पहुंचे और स्वर्णों को इसका बाकायदा इसको मिले कि स्वर्णों को इसकी जो मिलनी चाहिए, भाई इससे जो फ़ायदा मिलना चाहिए वो स्वर्णों को मिलना चाहिए, तब ही इसका यूज़ आ पाएगा। और अगर केवल एमपी चुनावों में फ़ायदा लेने के लिए अगर ये कोई ऐसा कदम उठा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है इस टाइप का कदम ही नहीं उठाना चाहिए। आइए अब आपको बताते हैं कि प्रदेश में अनारक्षित वर्ग के आरक्षण को लेकर बीते एक दशक में प्रदेश सरकार की ओर से कब और किस तरह के कदम उठाए गए हैं। 2008 में आर्थिक आधार पर सवर्णों को 14% आरक्षण देने का विधेयक पारित किया गया था। मामला कोर्ट में गया, लेकिन कोर्ट ने रोक लगा दी। जबकि 2015 में राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं की सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण विधेयक पारित किया गया। इस विधेयक को राज्यपाल से अनुमति भी मिल गई, लेकिन लागू नहीं हो पाया। अब 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने सवर्ण आरक्षण पर मास्टर स्ट्रोक खेला है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की चाकसू के देहलाला गांव में बीती रात फायरिंग की गई। अज्ञात लोगों ने लूट के इरादे से फायरिंग की थी। पीड़ित के घर 7 से 8 नकाबपोश लोग पहुंचे और फायरिंग शुरू कर दी। घटना में एक महिला सहित 2 लोग घायल हुए हैं। परिवार के एक व्यक्ति को भी गोली लगी है। बड़ी खबर इस वक्त की चाकसू से। तो 9 जनवरी को कांग्रेस मरुधरा की धरती से चुनावी शंखनाद करने वाली है। इस खास मौके को ऐतिहासिक बनाने के लिए कांग्रेस ने पूरी तैयारी की है। देखिए किसान रैली को लेकर कांग्रेस की तैयारी कैसी है। होने वाला है कांग्रेस का चुनावी शंखनाद। किसान रैली से राहुल करेंगे चुनावी आगाज। मौका खास है तो तैयारी भी खास है। राजस्थान में गहलोत राज के उदय के बाद पहली बार राहुल गांधी आने वाले हैं। कहा जा रहा है कि किसान रैली के जरिए कांग्रेस चुनावी शंखनाद करेगी। 60 फीट लंबा और 32 फीट चौड़ा होगा मंच। रैली में आने वाले बैठेंगे खुले में। लोगों के बैठने के लिए होंगे ब्लॉक। डोम की जगह खुले में होगी रैली। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की 9 जनवरी को विद्याधर नगर स्टेडियम में रैली होने वाली है और इस किसान रैली के लिए तैयारियां जोरों पर चल रही है। यहां इस बार कांग्रेस ने किसान रैली के लिए अलग फॉर्मेट अपनाया है। जो रैली में आने वाले लोग और किसान हैं उनको यहाँ खुले में बिठाया जाएगा। उनके लिए डोम नहीं बनाया जा रहा है और संभवतः सादगी का मैसेज देने के लिए ये इस तरह की व्यवस्था की गई है कि जो रैली में आने वाले लोग हैं वो डोम में बैठने के बजाय खुले में बैठेंगे। सामने आप देख सकते हैं ये जो जगह बनाई गई है वहाँ पर मंच बनेगा। 60 फीट लंबा और करीब 32 फीट चौड़ा ये मंच बनाया जाएगा, जहां पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वो मंच पर बैठेंगे। रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए कांग्रेस ने पूरी तैयारी की है और बकायदा इसके लिए विधायक से लेकर मंत्रियों के टास्क फिक्स किए हैं। 23 प्रभारी मंत्रियों को रैली में भीड़ जुटाने का जिम्मा। कांग्रेस के सभी विधायकों को मिला टास्क। जयपुर संभाग के मंत्री विधायकों को स्पेशल टारगेट। सीएम गहलोत और डिप्टी सीएम पायलट कर रहे तैयारियों की मॉनिटरिंग। राहुल की रैली के लिए पीसीसी में बनाया गया कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम 9 जनवरी की रैली तक लगातार करेगा काम। साफ है, चुनाव जीतने के बाद राजस्थान में कांग्रेस का बड़ा आयोजन है और इसके जरिए कांग्रेस लोकसभा के लिए चुनावी शंखनाद भी करने वाली है। ऐसे में तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम से मंत्री तक जुटे हैं। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। गहलोत सरकार के 13 मंत्रियों को आवास आवंटन कर दिया है। इसके साथ ही अब तक कुल 22 मंत्रियों को आवास आवंटित कर दिया गया है। हालांकि कृषि मंत्री लालचंद कटारिया को अभी आवास आवंटित नहीं किया गया है।
बता दें कि मंत्रियों के आवास आवंटन के लिए गहलोत सरकार ने 2 मंत्रियों की सदस्यता वाली आवास आवंटन समिति बनाई थी। उसकी सिफारिश के आधार पर जीएडी ने अब तक 22 मंत्रियों को आवास आवंटित कर दिए हैं। इससे पहले सचिन पायलट समेत 9 मंत्रियों को आवास आवंटित किए जा चुके हैं। चलिए आपको बताते हैं कि किस मंत्री को कहां पर आवास आवंटित किए गए हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि किन किन मंत्रियों को कहां कहां पर ये बंगले, ये आवास दिए गए हैं। सीएम अशोक गहलोत ने रिफाइनरी प्रोजेक्ट की समीक्षा को लेकर सीएमओ में बैठक ली। बैठक में सीएम गहलोत ने कहा कि 4 साल के रिकॉर्ड समय में रिफाइनरी का काम पूरा होना चाहिए। एचपीसीएल और राज्य सरकार के आला अफसरों के साथ बैठक में गहलोत ने कहा कि पचपदरा में स्थापित की जा रही रिफाइनरी के काम को पूरी रफ्तार देते हुए इसे एचपीसीएल द्वारा निर्धारित समय सीमा साल 2022 तक पूरा करना सरकार की प्राथमिकता है। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार और एचपीसीएल के अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेशवासियों की रिफाइनरी का जो काम पिछले 5 साल में पूरा नहीं हो सका, वो उस काम को रिकॉर्ड समय में पूरा कर राजस्थान की जनता का सपना साकार करने का संकल्प लें। सीएम के मुताबिक रिफाइनरी की स्थापना से यहां बड़ी संख्या में सहायक और सेवा क्षेत्र के उद्योगों का विकास होगा और रोजगार के अवसर पनपेंगे। और अब बात आस्था के महापर्व कुंभ की। अगर आप आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज में लग रहे कुंभ जा रहे हैं तो फिर जियोफोन आपके लिए धमाकेदार ऑफर लेकर आया है। नाम है कुंभ जियोफोन, जो कि कुंभ मेले से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी से लैस है। चाहे ट्रेन और बस स्टेशन की सूचना हो या फिर शाही स्नान की जानकारी, कुंभ जियोफोन आपको हर खबर से बाखबर रखेगा। इतना ही नहीं, अगर साथ आया कोई रिश्तेदार गुम हो जाए तो फिर इसके जरिए आपके लापता रिश्तेदार की लोकेशन झट से पता चल जाएगी। सिर्फ 501 रुपए में किसी भी फोन को कुंभ जियोफोन में बदला जा सकता है। उसके बाद उसे 594 रुपए का रिचार्ज कराना होगा। आइए देखते हैं उसके बाद क्या क्या सुविधा एक ग्राहक को मिलेगी। ग्राहक को कुंभ से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी मिलेगी, क्योंकि ये फोन कुंभ जियोफोन हर जानकारी से लैस है। बस और ट्रेन की सूचना से लेकर स्थानों की जानकारी भी ये देगा। बिछड़े रिश्तेदारों को कुंभ जियोफोन आपस में मिलवाएगा। जियो टीवी पर आप कुंभ मेले के खास पर्वों और कार्यक्रमों का वीडियो प्रसारण भी देख सकेंगे। भक्ति संगीत के लिए कुंभ जियोफोन में कुंभ रेडियो भी उपलब्ध है। यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सएप जैसी सोशल मीडिया एप्स पहले से ही इसमें मौजूद हैं। 501 रुपए की प्रभावी कीमत पर खास एक्सचेंज ऑफर भी आपको दिया जा रहा है। 2G, 3G या 4G फोन को कुंभ जियोफोन से बदला जा सकता है। 594 रुपए का इसमें आपको रिचार्ज करवाना होगा और 6 महीनों के लिए आपको अनलिमिटेड कॉलिंग और डेटा इसमें दिया जाएगा। ग्राहकों को रोज हजारों रुपए के इनामी वाउचर और 4G डेटा जीतने का भी मौका मिलेगा। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।